मैं कहाँ हूँ? अस्पताल के बेड पर घायल अवस्था में पड़ी निधि ने होश में आते ही चारों ओर नजर घुमाते हुए पूछा। चेतना आते ही वह स्वयं ही समझ गई कि वह अस्पताल में है। मुझे कौन लाया है यहाँ? बस इन्हीं फिल्मी डायलॉग्स का इंतजार था मुझे। मैं कहाँ हूँ? कौन लेकर आया है मुझे? विवेक मेहता ने बेड के करीब आते हुए कहा। निधि मैडम, बंदा हाजिर है जो आपको यहाँ लेकर आया है। निधि कुछ पल कुछ न बोल सकी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन वह सोचने लगी, इसी मजनू का एहसान लेना रह गया था। अब तो ये और सिर पर नाचेगा। कुछ देर बाद वह बोली, सुनिए। जी कहिए, क्या आप रिया को सूचना दे देंगे कि मैं यहाँ हूँ? जी निधि मैडम, बंदे ने सूचना दे दी है। कितनी एक्टिंग करता है ये लड़का। मेरी ऐसी हालत हो रही है और ये। निधि, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? कैसे हुआ ये सब? पता है मैं कितना घबरा गई थी तेरे एक्सीडेंट का सुनकर। रिया ने घबराते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। ज्यादा बात मत करो और इधर भीड़ मत लगाओ। बस एक ही जन इनके पास रुक सकता है। ए मिस्टर, आप बाहर जाओ। नर्स ने विवेक को बाहर जाने को बोला। क्या रिया यार, इस मजनू की औलाद ने मुझे बचाया है। हाँ यार, बाहर एक और लड़का खड़ा था। उसने बताया कि तू बस से कूद गई थी और विवेक उधर से गुजर रहा था, तो उसने और उस लड़के ने तुझे यहाँ पहुँचाया था। मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसने मेरी मदद की। तू पागल है क्या? माना वो बुरा बंदा है, पर उसने इंसानियत तो दिखाई। देख, तू ज्यादा मत सोच। नर्स बता रही थी कि बहुत खून बह गया था तेरा। इसने तुझे खून भी दिया है। व्हाट? रियली? ओह नो। निधि ने अपना सिर थाम लिया। बोला था ना, पेशेंट से ज्यादा बात नहीं करनी है। उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई है। निधि, आंटी को बुलवा ली क्या? वे अच्छे से तेरी देखभाल कर लेंगी। मैं वैसे भी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, तो तेरी सेवा कैसे करूँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ को नहीं बताना, वो परेशान हो जाएंगी। और वैसे भी उनका नेहा और निशांत को अकेले छोड़कर आना सही नहीं है। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर ऐसा है तो आप इधर इनके साथ रुक सकती हैं। मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। आप हॉस्टल से परमिशन ले लो। नर्स ने उनकी बातें सुनकर सुझाव दिया। लेकिन सिस्टर, आपको भी वार्डन से सारी बात बतानी होगी, तब परमिशन मिलेगी। ओके, आप अपना आईडी डॉक्टर को दिखा दो। मैं डॉक्टर साहब से वार्डन की बात करा देती हूँ। बस से गिरने और तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी से टकराने से निधि के सिर में काफ़ी गहरी चोट आई थी। करीब 4-5 दिन के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। इस बीच वार्डन तथा कॉलेज की प्रिंसिपल भी उससे मिलने आई थी। अस्पताल एवं दवाइयों का पूरा खर्चा विवेक ने वहन किया था। यह बात जानकर निधि के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। जिस शख्स की तरफ वो देखना भी गवारा नहीं करती थी, उसी के एहसान तले वो दबती जा रही थी। निधि और उसके चाय नाश्ते से लेकर खाने पीने और लॉन्ड्री तक का इंतज़ाम उसी ने किया था। सुबह शाम वह अस्पताल में हाजिरी लगाता था। मना करने के बावजूद भी डिस्चार्ज होने पर वह उन दोनों को हॉस्टल तक छोड़कर आया था। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बंदा हाजिर हो जाएगा, बस एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है। ऐसा कहकर उसने रिया का मोबाइल नंबर ले लिया था। ये क्या किया तूने रिया? अपना फ़ोन नंबर क्यों दे दिया उसे? अब देखना, वो हमें ज़रूर तंग करेगा। कुछ ज़्यादा ही सोच रही है निधि। वो शायद इतना भी बुरा नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। तूने तो एकदम से पलटी मारी है यार। उसी के गुण गाए जा रही है। मगर मैं सच बता रही हूँ रिया, ये बंदा ठीक नहीं है और मेरा अनुमान गलत नहीं होता इन मामलों में। कुछ भी मत बोल। देख, अभी तुझे आराम की ज़रूरत है, तू आराम कर। डॉक्टर ने अभी तुझे आराम करने को बोला है और प्रिंसिपल मैडम ने भी तुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। मेरा कोर्स फिर पीछे रह जाएगा यार। कोई बात नहीं निधि, मैं अब ठीक हूँ। कल से मैं तेरे लिए नोट्स बना दिया करूँगी। फिर तो मैं घर चली जाऊँ, वहाँ जाकर मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। मम्मी मेरा अच्छे से ख्याल रख लेंगी। करीब 10 दिनों के बाद निधि स्वस्थ और तरोताज़ा होकर पुनः हॉस्टल आ गई और उसने जोरों शोरों से पढ़ाई शुरू कर दी। रिया ने बताया, विवेक फ़ोन पर तेरे हालचाल पूछता रहता था। एक दिन कैंटीन में निधि का विवेक से सामना हो गया। उसे अपने पास आता देख विवेक के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। डर और थोड़ी घबराहट से उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह खुद चलकर उसके पास गई और बोली, मिस्टर विवेक, अस्पताल और दवाइयों और बाकी का जो भी खर्चा हुआ है अस्पताल में, वो आप मुझे बता दो। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। कहकर वह वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई। तुम समझती क्या हो खुद को? बहुत बड़ी तोप हो, सब कुछ कर सकती हो। तो मेरे वो कीमती पल लौटा दो जो मैंने बिना सोए अस्पताल में गुजारे थे।
मेरा खून मुझे वापस कर दो जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। लौटा सकती हो तो पैसे भी चुका देना, फिर बिल भी दे दूंगा तुम्हें। बात करती है। आई बड़ी। निधि सकते में उसका मुंह देखती रह गई। ये विवेक का बच्चा समझता क्या है अपने आप को? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो ये 4 बातें सुनाकर चला गया है मुझे? अरे मैंने तो बड़ी शराफत से उसके पैसे लौटाने की बात की थी, माना मदद की थी उसने उस समय। मैंने तो नहीं कहा था मैं किसी का एहसान और उधार नहीं रखती। आया बड़ा। निधि के गुस्से का पारा परवान चढ़ा हुआ था। रिया ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया। क्लास खत्म होने के बाद वे दोनों बस स्टॉप के लिए चल दी। एक्सक्यूज मी मिस निधि, लुक आई एम सो सॉरी। सुबह की बात के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं कान पकड़ लेता हूँ, अगर तुम बोलो तो मुर्गा भी बन जाऊंगा। फिर वो सचमुच में मुर्गा बनने के लिए झुकने लगा। निधि को हंसी आ गई। उसने विवेक को मुर्गा बनने के लिए रोक दिया। उसने हंसते हुए कहा, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं विवेक जी, सब लोग देख रहे हैं। उसे यूं हंसते देख वह उनके साथ चलने लगा। थोड़ा ठहर कर वह बोला, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? निधि कुछ बोली तो नहीं, पर दूसरी तरफ मुंह करके धीमे से मुस्कुरा दी। उसकी यह अदा विवेक से छुपी न रह सकी। चलो तुम लोगों को मैं छोड़ देता हूँ हॉस्टल तक। कहाँ बस में परेशान होते फिरोगे तुम लोग? हम तो रोज ही बस से जाते हैं, आप क्या हमें रोजाना छोड़ेंगे? इस बार रिया ने जवाब दिया, बेशक बंदा आप लोगों की सेवा में हाजिर है। धीरे धीरे समय बीतता गया। निधि का झुकाव भी अब उसकी तरफ होने लगा था, लेकिन वह अभी भी एक उचित दूरी बनाए हुए थी। उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा पर था। निधि विवेक से कभी अकेले में नहीं मिलती थी। विवेक को इस बात की बहुत शिकायत रहती थी। एक दिन उसने निधि से बहुत बार कहा कि वह उससे एक रेस्टोरेंट में मिले। पहले तो उसने इनकार किया, मगर फिर रिया के कहने पर वह मान गई। उसने रिया से कहा कि वह 1 घंटे बाद उसी रेस्टोरेंट में आ जाए। उसे अभी भी विवेक पर पूरा भरोसा नहीं था। आज उसने वाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी थी। हल्का सा मेकअप भी किया था। विवेक ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वाह यार निधि, क्या लग रही हो तुम आज, गजब ढा रही हो। ऐसे ही रहा करो ना। क्या बहन जी टाइप सलवार सूट पहने रहती हो? क्यों, सलवार सूट में क्या प्रॉब्लम है? और फिर मेरी मम्मी कहती है कि पढ़ने वाले बच्चों को सादा सिंपल ही रहना चाहिए, वरना पढ़ाई से मन भटक जाता है। या आंटी जी इज राइट। उसने कहने को तो कह दिया, पर अंदर ही अंदर इस सोच पर भुनभुना उठा। निधि के लिए ये पहला अवसर था जो वह इस तरह किसी लड़के से अकेले में मिल रही थी। वह बहुत असहज हो रही थी। बार बार कभी घड़ी देख रही थी तो कभी दरवाजे की तरफ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है निधि? कोई और भी आने वाला है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब हाँ नहीं, वो एक्चुअली मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक तो मेरा लेट एडमिशन हुआ है, ऊपर से एक्सीडेंट की वजह से इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं। कैसे नोट्स बना पाऊंगी मैं? ओहो, तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? ये इतनी सी बात है? ऑलमोस्ट हाफ सेमेस्टर की पढ़ाई निकल गई है मेरी, और आप बोल रहे हो इतनी सी बात है? अच्छा बाबा रिलैक्स करो, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। तो क्या आप मेरे लिए नोट्स बनाओगे? उसने हंसते हुए कहा। नहीं, बनाऊंगा तो नहीं, मगर कहीं से अरेंज करने की कोशिश करूंगा। रियली? फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी विवेक जी। पहले तो तुम मुझे आप और विवेक जी कहना बंद करो। आप सीनियर हैं मुझसे, तो आप ही कहूंगी ना मैं आपको विवेक जी। ओफ, अच्छा ओके विवेक, अब ठीक है? ओके। दूसरी बात, अपनी डिक्शनरी से ये एहसान शब्द निकाल कर फेंक दो जो हर समय तुम पर सवार रहता है। उसकी ये बात सुनकर निधि को हंसी आ गई। विवेक का हौसला बढ़ा तो उसने अपने बैग से एक पैकेट निकालकर निधि को दिया। क्या है इसमें और किस लिए? अरे भाई खोल कर तो देखो। फोन? ये किस लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कैसे नहीं है? देखो मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी हो। निधि ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसने सकपकाते हुए कहा, मेरा मतलब है नोट्स वगैरह हाथ से लिखने बनाने की बजाय फ़ोन पर ही भेज दूंगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना? तुम समझ रही हो ना? लेकिन आपका मेरा मतलब है तुम्हारा एक और एहसान। ओफो, ये एहसान फिर से आधम का। देखो प्लीज़ मना मत करना। अच्छा ऐसा करो, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब तुम पैसे चुका देना। इज़ दैट ओके विद यू? लेकिन ये तो बहुत महंगा है। प्यार से दी हुई चीज़ का मोल नहीं देखा जाता, और फिर दोस्ती में कोई फॉर्मेलिटी नहीं सेनोरिटा। निधि ने हंसते हुए तोहफा कबूल कर लिया। एक सेल्फी तो बनती है यार। वो सेल्फी लेने के लिए उसके एकदम करीब आ गया। तभी, मेरी भी सेल्फी ले लो, ये क्या अकेले अकेले पिक्स ले रहे हो तुम दोनों? कहते हुए रिया ने एंट्री मारी।
विवेक का मुंह बन गया, लेकिन वह बोला, वाई नॉट, यू आर वेलकम। कहीं अंधेरे कोने में बैठे एक शख्स के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। विवेक एक एक कदम फूक फूक कर रखते हुए चल रहा था। उसके सभी दोस्त यार उसके इस बदले हुए रूप को देखकर अचंभित थे। माना वह सुंदरता का पुजारी था, मगर उसने आज तक किसी लड़की के पीछे अपना इतना समय बर्बाद नहीं किया था। इतना धीरज उसमें कहाँ था। मगर निधि में न जाने ऐसी क्या बात थी जो वो पिछले 5 महीने से उसके आगे पीछे घूम रहा था। निधि भी आखिर थी तो एक कोमल हृदया लड़की। उसके परिवर्तित रूप को देखकर वह भी धीरे धीरे उसके प्रेम में पड़ती चली गई और उसके साथ समय बिताने लगी। लेकिन अपनी शिक्षा पर उसने कोई समझौता नहीं किया। दोनों हाथ में हाथ डाले, कभी सिकंदरा, कभी लाल किला, तो कभी ताजमहल घूमने निकल जाते। कभी रिया साथ होती तो वह अकेली उनसे दूर घूमती रहती। धीरे धीरे उसने इन लोगों के साथ जाना छोड़ दिया। निधि पूछती तो वह कहती, मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी। ये क्या बात हुई, हम कोई ऐसी वैसी जगहों पर नहीं जाते, बल्कि पब्लिक प्लेस में ही जाते हैं रिया। ना ही हम बच्चे हैं, हमें अपनी हद पता है। तुझे तो पता है, लेकिन क्या विवेक को पता है? बिल्कुल, तभी तो मैंने उसके साथ आगे कदम बढ़ाया है। तू तो मुझे अच्छी तरह जानती है, मैं ऐसे ही किसी के झांसे में आने वाली नहीं हूँ। और फिर पहले तू ही तो कहती थी कि वो बदल गया है। वाकई में रिया, विवेक बहुत बदल गया है। काश तेरी बातें सच हों। लेकिन मेरे पास किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी कि निधि विवेक से बचकर रहे, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। रिया सोच में पड़ी थी कि निधि को ये कॉल वाली बात बताए या नहीं, क्योंकि लगता है कि निधि अब उसके प्रेम में आगे बढ़ चुकी है। क्या सोच रही है इतनी देर से? चल आज ताजमहल घूमने चलते हैं हम तीनों, फिर बाहर ही खाना खाकर आ जाएंगे। मैंने वार्डन मैडम से 8 बजे तक की परमिशन ले ली है एक्स्ट्रा क्लास के लिए। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहकर अपना पिछला छूटा हुआ काम कर लूँगी। क्या यार, तुम्हारे बहुत नखरे हो गए हैं। अच्छा चल, मैं तो जाती हूँ। विवेक बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बाय। निधि सुन तो, एक बात। बाय, आकर सुनूंगी तेरी बात। रिया, तुझे वार्डन मैम बुला रही है, छात्रावास की एक लड़की ने सूचना दी। रिया निधि को जाते हुए देखती रही। उसने सोचा जब वो वापस आ जाएगी तब उस अनजान कॉल के बारे में बता देगी। अपना फ़ोन वही कमरे में छोड़कर वह वार्डन से मिलने चली गई। जब वापस आई तो फिर से किसी नंबर से मिस कॉल थी। साथ ही उसी नंबर से एक संदेश भी था। कहा था ना तुमको कि उसे उसके साथ अकेले मत जाने देना। निधि का फ़ोन नंबर इसी नंबर पर भेजो और सारे मैसेज और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दो। कौन हो तुम और किस खुशी में मैं आपकी बातें मानूं? जाओ, मैं तो नहीं दे रही निधि का नंबर। आगे से मुझे फ़ोन या मैसेज किया तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। समझे मिस्टर, जो कोई भी हो तुम। पागल लड़की। निधि उसके साथ सुरक्षित नहीं है, समझो बात को। मैं तुम लोगों का हितैषी हूँ, कोई दुश्मन या स्टॉकर नहीं हूँ। कहाँ गए हैं वे लोग? ताजमहल, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। लेकिन देखो, जब तक उस व्यक्ति ने कॉल काट दी थी। ताजमहल में एक कोने में झाड़ियों के पास बनी बेंच पर दोनों हाथ में हाथ डाले भविष्य के सपने बुन रहे थे। निधि, अगले 6 महीनों में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, फिर मैं मास्टर्स करने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इंग्लैंड चला जाऊंगा। हैं? अरे, ये तुम क्या बोल रहे हो विवेक? पहले तो नहीं बताया तुमने। निधि ने किंचित क्रोधित होते हुए कहा। मुझे खुद ही आज पता चला तो तुम्हें कब बताता। डैड ने तो बस फरमान सुना दिया है, बस कहाँ जाना है ये मुझ पर छोड़ दिया है। ओह, फिर तुम कब आओगे और हमारी शादी? निधि सशंकित हो उठी। 2 साल की ही तो बात है जानू, तब तक तुम्हारी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। विदेश से वापस आते ही मैं अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारा ये सुंदर नाजुक सा हाथ मांगने। सच विवेक, तुम सच बोल रहे हो? कहीं वहाँ जाकर किसी गोरी मैम के चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे? छी, क्या पुरानी हिंदी फिल्मों की बेचारी हीरोइनों की तरह घिसे पिटे डायलॉग मार रही हो? अब ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है जाने मन। हर रोज़ स्काइप पे वीडियो कॉल किया करेंगे। ये स्मार्टफोन इसीलिए तो दिलवाया है तुम्हें। अच्छा छोड़ो, चलो उधर घास पर बैठते हैं चल के। यहाँ लोग घूर घूर कर देख रहे हैं। वे एकांत में जाकर बातें करने लगते हैं। आज मौसम भी सुहाना हो रहा था। आसमान में बादल छाए हैं, कभी भी बरस सकते हैं। आज विवेक कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। उसने निधि को अचानक से बाहों में भर लिया। निधि अचानक हुए इस कृत्य पर थोड़ा अचकचाकर पीछे हटने लगी, लेकिन विवेक की गिरफ्त मजबूत थी। वह थोड़ा कसमसाई, फिर उसने स्वयं को ढीला छोड़ दिया। तभी, क्या हो रहा है इधर? चलो निकलो यहाँ से, एक सुरक्षा गार्ड ने लाठी ठकठकाते हुए जोरदार आवाज में कहा। ये घूमने की जगह है, कोई पप्पी झप्पी लेने की जगह नहीं है ये।
भागो इधर से। स्कूल कॉलेज से भागकर यहाँ इश्क लड़ाने आ जाते हैं जवान लौंडे लड़कियों को लेकर, और तुम छोकरी, माँ बाप की अपनी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? इन लफंगों के चक्कर में पड़कर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? जाओ अपने घर। ए, लफंगा किसे बोल रहा है? साले, तुझे और किसे? इतना ही इस लड़की की इज्जत का ख्याल है तो उसके सामने गाली गलौज क्यों कर रहा है? तमीज से ठंड रख छोकरे, देख लूंगा तुझे। तेरी वर्दी ना उतरवा दी तो विवेक मेहता मेरा नाम नहीं। सोचते रहियो तू अपनो नाम, अभी तो खिसक ले इधर से। निधि ने सुकून की सांस ली। वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी कि वो ये क्या करने जा रही थी। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तुमने मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया। गेट के बाहर हेलमेट पहने खड़े शख्स के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। ताजमहल वाली घटना के बाद से निधि अब सतर्क रहने लगी थी। विवेक की उस दिन की हिमाकत व हिम्मत और उसकी स्वयं की कोताही पर वह मन ही मन खुद को धिक्कार रही थी और ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने ऐन वक्त पर उसे दलदल में गिरने से बचा लिया। उसने सोच लिया था कि अब वह विवेक से अकेले में कभी नहीं मिलेगी और उसे चेतावनी दे देगी कि आइंदा अब वह मर्यादा और शालीनता से मिला करे। अगले 3-4 दिन वह कॉलेज नहीं गई। अपने असाइनमेंट उसने रिया से मंगवा लिए थे। वह अभी फ़िलहाल उससे नहीं मिलना चाहती थी। वह एक बार इस रिश्ते के बारे में पुनर्विचार करना चाहती थी। आखिर ज़िंदगी भर का सवाल है। उसने फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। वैसे भी फाइनल परीक्षा में अब 2 महीने ही बाकी थे। वह इस बार भी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की ठान चुकी थी। विवेक कई दिनों से उसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, मगर वह फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रही थी। तो उसने रिया को फ़ोन किया। रिया ने निधि को फ़ोन पकड़ा दिया। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? वह एकदम गुस्से से बोला। शांत हो जाओ विवेक, देखो अब हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अब हमें मिलना जुलना और फ़ोन पर बात करना बंद करना होगा, इसीलिए मैंने फ़ोन साइलेंट पर कर दिया है। फ़ोन से डिस्टर्ब होता है, समझा करो। तुम समझो और सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हें इतना महंगा फ़ोन सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया है, इस्तेमाल करने के लिए दिया है। आगे से मैं जब भी फ़ोन करूँ उठा लेना, समझी? जी समझ गई मिस्टर विवेक। अब तुम सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन वापस कर रही हूँ, और हाँ, आगे से मुझसे इस लहजे में बात मत करना, समझे तुम? आज से ना मैं तुमसे मिलूंगी ना बात करूंगी। कल तुम्हारा फ़ोन तुम्हें मिल जाएगा। अरे सुनो तो डार्लिंग, तुम तो बुरा ही मान गई। वो तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। सॉरी जानू। निधि ने फ़ोन काट दिया। आज बहुत समय बाद वही पुरानी वाली निधि दिखी जो विवेक जैसे लड़कों को घास भी नहीं डालती थी। पता नहीं कैसे मैं इस घमंड के झांसे में आ गई। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था। इसका मतलब है ये इतने दिनों से नाटक कर रहा था अच्छे होने का। ये क्या समझता है कि एक फ़ोन देकर मुझे खरीद लिया है? अब तो इससे बात करेगी मेरी जूती। हाँ निधि, तू फिर से वही गलती करने जा रही है। या तो भड़क जाएगी या बिछ जाएगी। कोई बीच का रास्ता निकालना नहीं आता तुझे? रिया ने उसे शांत कराते हुए कहा। कौन सा रास्ता? इन जाहिलों को एक ही भाषा समझ में आती है और वो है लात की। नहीं निधि, अब वो तुझे और भी ज़्यादा परेशान और जलील कर सकता है। तू इतने दिन से उसके साथ घूमी फिरी है, अकेले भी गई है। कहीं तेरी कोई पिक्स या कुछ मैसेज तो नहीं है उसके पास जिनसे वो तुझे ब्लैकमेल कर सकता है? तो पहले उससे प्यार से मिल, फिर चुपके से उसे बातों में उलझा कर उसके फ़ोन से अपनी तस्वीरें और मैसेजेस डिलीट कर, फिर उसे टाटा बाय बाय बोल देना। हम बोल तो तू सही रही है, लेकिन मेरी ऐसी कोई तस्वीर या मैसेज होने तो नहीं चाहिए उसके फ़ोन में। फिर भी मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी, लेकिन तू मेरे साथ चलेगी। अब मैं उसे अकेले में तो नहीं मिलना चाहती। पहले इस फ़ोन का सारा डेटा तो निकाल पेन ड्राइव में। तभी रिया के फ़ोन में मैसेज का बीप साउंड हुआ। आज उसने उस अनजान व्यक्ति के फ़ोन और मैसेजेस के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर निधि और ज़्यादा चिंतित हो गई। ऐसा करते हैं, रिया प्रिंसिपल मैडम को इस अननोन नंबर वाले फ़ोन और मैसेजेस के बारे में बता देते हैं, फिर वही कोई एक्शन लेंगी इस बंदे के खिलाफ। निधि ने रिया से उस अनजान व्यक्ति के कॉल और मैसेज के बारे में जानकर कहा। अच्छा, और मैडम को क्या कहेगी? कि मैं विवेक से प्यार करती हूँ, उसको डेट कर रही हूँ, तो ये अनजान व्यक्ति खामखा हमारे प्यार के बीच में आ रहा है। पागल हो गई है क्या? ऐसे तो तू मैडम का भरोसा और इज्जत खो देगी जो वे तुझ पर करती हैं। रिया ने उसे वास्तविकता से आगाह कराते हुए कहा। कह तो तू ठीक रही है, फिर क्या करें तू ही बता। देख, ये जो भी व्यक्ति है ये तो तेरा शुभचिंतक है और ये विवेक को भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो तुझे उससे सावधान कराता रहता है, तो ये तेरा बुरा तो कर नहीं सकता। मिस्टर इंडिया लगता है ये गुमनाम व्यक्ति, कहकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी।
निधि, मुझे लगता है ये मिस्टर इंडिया भी तेरा आशिक है, गुमनाम आशिक। ऐसे तो मत बोल यार, जैसे तैसे उस विवेक नाम के प्राणी से पीछा छूटा है और तू एक नया आशिक पैदा करने लगी है मेरे लिए। आई एम फेड अप यार। अभी कहाँ से पीछा छूट गया उस मजनू विवेक से, अभी तो उसका कीमती फ़ोन लौटाना बाकी है। अरे हाँ, चलते हैं। वे दोनों जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकलने लगी कि फिर से मैसेज की बीप बजी। लिखा था, बहुत सावधानी से मामले को हैंडल करना है। निधि को बोलना अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे, वरना वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। अपनी लोकेशन शेयर करो, इन केस कोई ज़रूरत पड़ी तो। रिया ने निधि को मैसेज पढ़ा दिया। निधि के चेहरे पर हैरानी भी थी और इत्मीनान भी। निधि, तुम फिर रिया को साथ लेकर आ गई? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख लिया था मैंने उस दिन ताजमहल में, निधि ने तपाक से उत्तर दिया। तो क्या मैं अकेला एक्साइटेड था उस दिन? तुम भी तो। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। थैंक गॉड कि उस दिन कुछ गलत नहीं हो पाया। कम ऑन निधि, कैसी दकियानूसी बातें कर रही हो तुम? हम दोनों बालिग हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी भी करेंगे फ्यूचर में। तो ये किस, ये हग वगैरह बहुत छोटी सी बातें हैं। तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी विवेक, पर मेरे लिए नहीं। देखो, ये अपना फ़ोन लो और मुझे माफ़ करो। ऐसे कैसे मुझे यूँ अधर में छोड़कर जा सकती हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ठीक है, 2 महीने बाद हम दोनों की फाइनल परीक्षा है, तब तक हम नहीं मिलते। अपनी पढ़ाई करते हैं। परीक्षा के फ़ौरन बाद तुम अपने मम्मी पापा को मेरे घर लेकर आ जाओ मेरा हाथ मांगने। अरे, ऐसे इतनी जल्दी में थोड़े ही रिश्ते बनते हैं? वैसे भी मॉम डैड इंडिया से बाहर हैं, इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। जल्दी कहाँ है विवेक? 2 महीने, 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ले लो। इतने समय में उन्हें हमारे रिश्ते के लिए मना लो। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ निधि, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। आ गए ना औकात पर? खत्म हो गया अच्छाई का नाटक। जानती थी मैं। लो पकड़ो अपना फ़ोन। निधि कुछ और भी कहना चाहती थी, पर रिया उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। चल यहाँ से निधि, देख लूँगा तुझे। विवेक से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुझे निधि। निधि बार बार अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर रिया उसे पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर ले आई। रिया की बच्ची, अगर आज तू बीच में नहीं आती तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। सच्ची? शांत हो जा मेरी माँ, अब देखते हैं वो आगे क्या करेगा। उसके अगले मूव तक हमें शांत रहना होगा। अच्छा चल, सामने वाले जूस कॉर्नर से तुझे ठंडा जूस पिलाती हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा तेरा। वेल डन रिया, आपने स्थिति को संभाल लिया। फिर उसी अनजान नंबर से मैसेज था। रिया ने तुरंत कॉल बैक किया, पर यह नंबर मौजूद नहीं है कि रिकॉर्डेड वॉइस आ रही थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा जिस पर शक जाता। खैर, दोनों समय पर हॉस्टल पहुंच गई। निधि दुखी भी थी, मगर कुछ सुकून में भी थी। उसने रात्रि भोज भी नहीं किया, ऐसे ही सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन शनिवार था, कॉलेज में कुछ खास लेक्चर नहीं था, तो वह अपने घर मथुरा जाने की तैयारी करने लगी। शायद माँ और भाई बहन से मिलकर दिल को शांति मिल जाए। सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही वह अपने घर जा रही थी। रिया ने पूछा, मैं भी चलूँ तेरे साथ? मैं अकेली बोर हो जाऊंगी यहाँ। अरे वाह, चल ना। सॉरी यार, टेंशन में तुझसे पूछना भूल गई। चलो, अच्छा लगेगा तुम्हें हमारे यहाँ, तुझे खूब घुमाऊंगी। ऐसा करते हैं, 2 दिन की छुट्टी और ले लेते हैं। निधि के निज गृह मथुरा में वे 4 दिन बड़े आनंदमय गुजरे। रिया ने भी वहाँ खूब एंजॉय किया। रिया की निधि की बहन नेहा और भाई निशांत से खूब पटरी खाई। कभी कभी तो निधि उससे कह उठती थी, तू मेरी फ्रेंड है या इन दोनों की जो इनसे चिपकी रहती है? क्यों, तुझे जलन हो रही है निधि? नहीं, जलन तो नहीं हो रही, पर तू मुझे यहाँ भाव ही नहीं दे रही है। इन लोगों के साथ ऐसे पेश आ रही है जैसे इन्हें बरसों से जानती हो। कभी कभी दिल मिलने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है, जैसे तुझे। रिया, तेरे फ़ोन में वार्डन मैम का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि 4 दिन की छुट्टियां बीत गई, कब आ रहे हो तुम लोग? तुझसे बात करने को बोल रही थी, कॉल बैक कर ले उन्हें। छत पर चलते हैं, यहाँ नेटवर्क इश्यू है। निधि ने रिया को आंख दिखाते हुए ऊपर जाने का इशारा किया। हम अभी आते हैं, कहकर वो रिया को लगभग घसीटती हुई ऊपर ले गई। ये क्या बकवास करने जा रही थी तू? वो तो अच्छा है कि नेहा ने ध्यान नहीं दिया, वरना वो बाल की खाल निकाल लेती। सॉरी यार, वो गलती से किस धुन में निकल गया था। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगी। अच्छा ये बता, फिर उस मिस इंडिया का मैसेज या फ़ोन तो नहीं आया? और उस विवेक के बच्चे का? नहीं, मिस्टर इंडिया का तो नहीं आया, और विवेक का नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया है। गुड। अच्छा, हम कल निकलते हैं फिर। ज़्यादा छुट्टियां करना ठीक नहीं है, परीक्षा भी नज़दीक आ रही है। दोनों हंसी खुशी समय बिताकर वापस आगरा आ गई और सब कुछ भुलाकर बस पढ़ाई में जुट गई।
अब वे अधिकांशतः लाइब्रेरी में पाई जाती थी, या फिर कुछ जरूरी डिस्कशन करना हो तो लेक्चरर से अपनी समस्या का समाधान करने जाती थी। विवेक ने एक दो बार निधि का रास्ता रोककर बात करने की कोशिश की, पर निधि ने उसे सख्ती से डांट दिया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह निधि से बदला लेने की फिराक में है, मगर प्रिंसिपल महोदया व अध्यापकों की चहेती निधि के खिलाफ वह खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी फिलहाल तो सभी छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे। परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो गई। निधि और रिया को अंदेशा था कि परीक्षा के समय या बीच में कहीं विवेक ने कोई अड़ंगा डाला तो वे क्या करेंगी, लेकिन उनका डर निर्मूल साबित हुआ। निधि बहुत खुश थी, उसके पर्चे बहुत अच्छे हुए थे। इस बार भी वह प्रथम आने की उम्मीद कर रही थी। रिया भी अपने प्रयास से संतुष्ट थी। निधि के सानिध्य में उसकी पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ था, इसके लिए वह निधि की शुक्रगुजार थी। परीक्षा के अंतिम दिन रिया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। निधि को कहो उसकी परीक्षा खत्म हो गई है तो वो अब अपने घर वापस लौट जाए, इससे पहले कि विवेक कोई गलत कदम उठाए। रिया ने फौरन वह मैसेज निधि को दिखाया। निधि ने उस नंबर पर तुरंत कॉल किया, जो शायद गलती से उठा लिया गया था, लेकिन हेलो की आवाज़ सुनते ही झट से काट दिया गया था। उसके बाद नंबर स्विच ऑफ कर दिया गया। आखिर ये मिस्टर इंडिया है कौन? सामने क्यों नहीं आता? क्या चाहता है ये आखिर? तुझे चाहता है? हाँ, सच में निधि, मुझे तो यही लगता है कि ये तुझे चाहता है, तेरी फिक्र करता है, तभी तो विवेक से तुझे हर बार बचाता रहा है। लेकिन पता तो चले है कौन ये, कैसा है, क्या करता है? मुझे तो कोई सन की पागल लगता है। सन की पागल नहीं, इसे दीवाना कहते हैं। कहीं तू इसे जानती तो नहीं है, या तो इससे मिली हुई तो नहीं है? क्या निधि, तू मुझ पर शक कर रही है? मैं खुद इसे जानना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। कसम से मैं नहीं जानती ये कौन है। रिया रुआसी होकर कहने लगी। अरे छोड़ ना ये सब, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। परेशान कर दिया है इन दो आशिकों ने। सीरियसली, मैं क्या यहाँ ये सब करने आई थी? पर थैंक गॉड इस विवेक से तो पीछा छूटेगा। अब वो विदेश चला जाएगा आगे पढ़ाई के लिए, तो मैं यहाँ 2 साल चैन से पढ़ पाऊंगी। बस इस मिस्टर इंडिया वाला मैटर और सॉल्व हो जाए। अगर ये मिस्टर इंडिया मिल जाए और तुझे पसंद ना आए तो मैं इसे पटा लूँगी। कसम से मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। चुप कर बेशर्म, इससे छुटकारा पाने का एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में रिया। ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कर, तू दूसरा नंबर ले ले, फिर कोई मिस्टर इंडिया परेशान नहीं कर पाएगा। क्या यार, बड़ी जालिम है तू, ना खुद खुश होती है और ना मुझे खुश होने देती है। ऐसे तो इससे बिल्कुल ही संपर्क टूट जाएगा। फिर विवेक के बारे में हमें आगाह कैसे करेगा ये? मैं जो बोल रही हूँ तू वो कर, समझी? ठीक है, रिया ने मायूस होते हुए कहा। चल अभी चलते हैं शाह मार्केट। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब तो प्रलय आएगी, सूचना मिलेगी कब? रिया ने दोहे को आगे जोड़ते हुए कहा। अरे वाह सखी, मेरे साथ रहकर होशियार हो गई हो। रिया मुंह लटकाए हुए उसके साथ शाह बाजार चल पड़ी। वे इस बात से बेखबर थी कि कोई उन पर अभी भी नजर रखे हुए है। देखते ही देखते 3 साल कब गुजर गए पता ही न चला। इस बीच विवेक ने कोई गड़बड़ नहीं की। धीरे धीरे विवेक का नाम निधि की यादों में धुंधला पड़ने लगा। निधि को यदा कदा उस अज्ञात मिस्टर इंडिया के ख्याल आ जाता था तो उसके होठों पर मीठी मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसके पास ना इन सब बातों को सोचने का समय था, ना उसके हालात उसे इजाज़त देते थे। उसकी प्राथमिकता घर चलाना और भाई बहनों की शिक्षा थी। निधि पशोपेश में थी कि दूसरे वर्ष में रेगुलर कॉलेज जाए या प्राइवेट परीक्षा दे। इसी उलझन में 1 महीना यूं व्यर्थ चला गया। तभी ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में आरंभ में उसने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि विवेक ने कॉलेज में उसका नाम उछालने की कोशिश की थी। तब कुछ लोगों ने मिलकर उसकी ढंग से धुलाई की थी। उसका मोबाइल और लैपटॉप तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। तब से विवेक की कोई खबर नहीं सुनने को मिली। आखिर फिर निधि ने एडमिशन ले ही लिया था। निधि और रिया की ग्रेजुएशन शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई। रिया ने दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान में MBA में दाखिला ले लिया। धन के अभाव के चलते निधि ने एक सरकारी संस्थान से पत्राचार के माध्यम से MBA करने का विचार बनाया। साथ ही वह ट्यूशन और पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। MBA के अंतिम वर्ष में दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में निधि को नौकरी का प्रस्ताव आ गया। हालांकि वेतन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इतना तो मिल ही रहा था कि उसे अब दोहरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ट्यूशन भी नहीं पढ़ानी पड़ेगी। अब जीवन की गाड़ी अब पटरी पर आने लगी थी। एक दिन उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। काम की वजह से उसने इग्नोर कर दिया। उधर से बार बार लगातार कॉल आती रही तो उसने फ़ोन उठा ही लिया। हेलो। उधर से लंबी खामोशी। यस, हुज दिस?
निधि ने पुनः पूछा। निधि, इट्स यू, वहाँ से पूछा गया। यस स्पीकिंग, आप कौन, किससे बात करनी है? निधि को आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, छनाक से जैसे दिल में कुछ टूटा था। फिर भी उसने कन्फर्म करने के लिए दोबारा पूछा, हाँ जी, कौन, क्या काम है आपको? इतनी भी मेरी आवाज़ नहीं बदली है जो तुम पहचान नहीं पा रही हो। विवेक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? ये नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? चाहने वाले अपनों को कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, फिर तुम तो मेरा प्यार हो। बकवास मत करो, हमारे बीच उसी दिन सब खत्म हो गया था। आइंदा मुझे कभी फ़ोन मत करना, समझे तुम? कहते हुए निधि ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसने रिया को फ़ोन करके सारी बातें बताई और उसे विवेक का नंबर भी बता दिया। रिया ने कहा उसे इग्नोर करना ही ठीक है, अब शायद वो फ़ोन करने की हिम्मत नहीं करेगा। हिम्मत तो देखो इसकी। दूसरे दिन रिया के पास विवेक का फ़ोन आया। रिया ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि अब निधि उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, तो वे उसे या निधि को परेशान करने की कोशिश न करे। विवेक ने निधि से बहुत मिन्नतें की, प्लीज़ यार निधि को बोलो एक बार मुझसे मिल ले, बस एक बार, फिर मैं उसे कभी तंग नहीं करूँगा। तुम चाहो तो तुम भी साथ में रहना, प्लीज़ रिया। बहुत जिद करने लगा। परेशान होकर रिया ने उसका फ़ोन काट दिया और निधि को फ़ोन लगाकर कहा, यार निधि, ये विवेक तो बहुत ज़िद कर रहा है तुझसे मिलने की। एक बार देख ले, मिलकर सुन ले कि क्या कहना चाहता है। नहीं यार, मैं अब इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहती, मुझे नहीं मिलना किसी से, फिर वो मुझे तंग करता रहेगा। एक बार मिलकर सारी बातें क्लियर कर दे। तू कहे तो मैं साथ चलूँगी तेरे। ठीक है, तू संडे का बोल दे, और हाँ, तुझे भी साथ चलना है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ उसे। विवेक के बहुत अधिक मिन्नतें करने और रिया के समझाने पर निधि उससे एक बार मिलने के लिए राज़ी हो गई। वह रिया के साथ दिल्ली के कॉफ़ी कैफ़े डे में मिलने पहुंच गई। उन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। विवेक काली टी शर्ट, आसमानी जींस और काले चश्मे में एकदम फिल्मी हीरो लग रहा था। पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गया था। निधि ने उसे देखकर एक आह सी भरी, लेकिन उसने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। हेलो निधि, हेलो रिया, कैसे हो आप लोग? उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। आप लोग, कितना शरीफ बन रहा है अभी, पर बाद में सारी असलियत सामने आ जाएगी। निधि ने हाथ नहीं मिलाया, बस रूखा सा हेलो कह दिया। अभी तक नाराज़ हो निधि? प्लीज़ अब तो गुस्सा थूक दो। देखो, मैं अपनी उस दिन की गलती पर बहुत पछताया हूँ, अभी भी पछता रहा हूँ। तुम्हारे पछतावे से मुझे क्या लेना देना है? अब हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर तुम इतनी ज़िद क्यों कर रहे थे मिलने की? इतने दिनों तुमसे दूर रहकर मैंने जाना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता निधि। वहाँ विदेश में रहकर ही मैंने अपनी संस्कृति, संस्कार एवं तहजीब के बारे में जाना और समझा। वहाँ जाकर ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी उस दिन की हरकत बहुत गलत थी, इसीलिए तुम्हें नागवार गुजरी थी, इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो गई थी, मुझसे दूर हो गई थी। बोलते बोलते विवेक का गला रुंध गया। फिर अचानक वह कुर्सी से उठकर निधि के पास घुटनों के बल बैठ गया। निधि, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगी? आई लव यू निधि। देखो, तुम सोचने के लिए जितना टाइम लेना चाहो ले लो, पर एक बार मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना, प्लीज़ 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 निधि। अरे अरे, क्या कर रहे हो विवेक? उठो तो, देखो सब लोग देख रहे हैं। रिया, तुम ही बोलो ना अपनी सहेली को मुझे माफ़ कर दे। ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुमसे आगे का वास्ता रखना है या नहीं ये मैं सोच कर बताऊंगी। तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मेरा जो भी निर्णय होगा मैं रिया को बता दूंगी, वो तुम्हें बता देगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या निधि विवेक को माफ़ करके एक मौका और देगी? और क्या विवेक सचमुच सुधर गया था, या वो निधि से बदला लेने के लिए कोई नई चाल चल रहा था? और वो अनजान व्यक्ति कौन था जो बार बार कॉल और मैसेज करके निधि को आगाह कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिलेंगे, जो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। बेहतर कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ।